Hello students, this is Dr. Anju Beniwal, Assistant Professor Sociology, Government Mira Girls College, उदयपुर। आज हम सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट सोशल रिसर्च मेथड से क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स को पढ़ेंगे, दैट इज गुणात्मक अनुसंधान पद्धतियाँ। इससे वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि गुणात्मक अनुसंधान पद्धतियाँ क्या होती हैं और किस प्रकार से हम लोग रिसर्च के दौरान, अनुसंधान के दौरान दो प्रकार की पद्धतियों को काम में लेते हैं, गुणात्मक अनुसंधान पद्धतियाँ और गणनात्मक अनुसंधान पद्धतियाँ। दोनों में डिफरेंस को हमने उस वीडियो में देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स क्या होते हैं और उसमें से एक किसी मेथड की स्टडी हम करेंगे। तो क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन टू गैदर नॉन न्यूमेरिकल डेटा। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि गुणात्मक अनुसंधान जो होता है वो एक वैज्ञानिक पद्धति है जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन के थ्रू, अवलोकन के द्वारा हम लोग नॉन न्यूमेरिकल डेटा को कलेक्ट करते हैं। नॉन न्यूमेरिकल डेटा, this refers the meaning, concepts, definitions, characteristics, metaphors, symbols and description of things, जिसके अंदर हम किसी भी वस्तु के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसकी अवधारणा के बारे में, उसकी परिभाषाओं के बारे में, उसके गुणों के बारे में स्टडी करते हैं। not to their counts or measures, जिसके अंदर गणना नहीं की जाती, नंबरिंग नहीं आता, बल्कि आपकी भावनाएं, विचार, सोच आदि का अध्ययन। तो हम कह सकते हैं कि बेसिकली क्वालिटेटिव रिसर्च इज अ फॉर्म ऑफ सोशल इंक्वायरी दैट फोकस ऑन द वे पीपल एक्सप्लेन एंड मेक सेंस ऑफ देयर एक्सपीरियंसेस इन द वर्ल्ड इन विच दे लिव। जिस संसार में लोग रहते हैं उस संसार के अंदर कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ना कुछ अनुभव करते हैं और उन अनुभवों को व्यक्त करने का तरीका जो होता है सबका अलग अलग होता है। तो दिस इज समथिंग लाइक सोशल इंक्वायरी, जो कि फोकस होती है लोगों के उस अभिव्यक्ति के तरीके को जानने की कि किस प्रकार से आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस को अभिव्यक्त करते हैं, आप अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स की। We have seen there is several types of qualitative research methods like one-on-one interview, एक के साथ एक का साक्षात्कार, केस स्टडी रिसर्च, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, रिकॉर्ड कीपिंग, प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन, एथनोग्राफिक रिसर्च और फोकस ग्रुप्स। ये कुछ टाइप्स हैं क्वालिटेटिव रिसर्च मेथड्स के कि आप वन ऑन वन इंटरव्यू करके डाटा कलेक्ट कर सकते हैं, लोगों की भावनाओं को समझ सकते हैं, उनकी फीलिंग्स को जान सकते हैं, उनके विचारों को जान सकते हैं। केस स्टडी मेथड, जिसमें कि आप किसी एक व्यक्ति को, किसी एक समूह को आप अपना केस बना लेते हैं और उसकी संपूर्ण समग्र अध्ययन करते हैं। रिकॉर्ड कीपिंग, जिसके अंदर कि आप किसी भी विषय से संबंधित सारा का सारा रिकॉर्ड रखने का प्रयास करते हैं। ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, एक और गुणात्मक पद्धति है जिसके अंदर कि हम लोग अपनी आँखों का उपयोग करके, आँखों के द्वारा देखकर तथ्यों को, आंकड़ों को, सूचनाओं को इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। एथनोग्राफिक रिसर्च, इसमें जो ट्राइबल कल्चर होती है उसकी स्टडी की जाती है, जो प्रिमिटिव कल्चर होती है उसकी स्टडी की जाती है। फोकस ग्रुप्स, किसी एक उद्देश्य विशेष को ध्यान में रखकर लोगों से बातचीत करके और जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो दीज आर द सेवरल मैथड्स और हम इसमें से वन ऑन वन मेथड्स को स्टडी करेंगे। पहले हम बात करते हैं साक्षात्कार की। तो सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधानों में क्षेत्र अध्ययन का अत्यधिक महत्व होता है, फील्ड स्टडी का। सामाजिक, राजनीतिक और अन्य घटनाओं का अध्ययन क्षेत्र में जाकर ही किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुसंधानकर्ता तथ्यों का संकलन प्रामाणिकता एवं सत्यता के आधार पर कर सकता है। क्योंकि फील्ड स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, किसी क्षेत्र विशेष में जाकर उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के बारे में जानकारी प्राप्त करना, उन लोगों का हिस्सा बनकर उनसे से ज़्यादा सूचनाएं प्राप्त करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्षेत्रीय कार्य में अनुसंधानकर्ता
स्वयं सक्रिय होकर भाग लेता है। वह क्षेत्र में अध्ययन के लिए कुछ प्रविधियों को काम में लाता है और प्रविधियों के बिना अनुसंधानकर्ता तथ्यों का संकलन प्रामाणिक रूप से नहीं कर सकता। कुछ टेक्निक्स को काम में लेता है जिसके द्वारा वो सूचनाओं को इकट्ठा करता है। तो दैट टेक्निक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। वह जिन प्रविधियों का क्षेत्रीय कार्य के लिए उपयोग करता है उसमें से एक प्रविधि है साक्षात्कार, दैट इज इंटरव्यू। अब अगर हम इसकी डेफिनेशंस को देखें, इसकी परिभाषाओं को देखें, तो पीवी यंग ने इसकी एक परिभाषा दी थी कि साक्षात्कार को एक क्रमबद्ध प्रणाली माना जा सकता है। दिस इज अ सीरियली अरेंज प्रोसेस, एक सीरियल प्रोसेस है जिसके द्वारा एक व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के आंतरिक जीवन में अधिक या कम कल्पनात्मक रूप से प्रवेश करता है जो उसके लिए तुलनात्मक रूप से अपरिचित है। यानी कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन में प्रवेश करता है, अर्थात उसके जीवन के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करता है। और ये ध्यान रखने वाली बात है कि जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके लिए तुलनात्मक रूप से अपरिचित है, स्ट्रेंजर है, अननोन है, लेकिन वो उस अननोन व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करता है। तो क्षेत्रीय कार्य की पद्धतियों में साक्षात्कार पद्धति जो है उसका स्थान सर्वोपरि है। व्यक्तियों की मनोवृत्तियों, भावनाओं और आंतरिक विचारों का अध्ययन एवं विश्लेषण करने के लिए साक्षात्कार एक उपयोगी पद्धति है। इसमें अध्ययनकर्ता और सूचनादाता एक दूसरे के आमने सामने संबंध स्थापित करके वार्तालाप करके अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। इस पद्धति का प्रयोग सामाजिक विज्ञानों के अनुसंधानों में ही संभव है। भौतिक अनुसंधानों का संबंध जड़ पदार्थों से होता है, परंतु सामाजिक अनुसंधानों का संबंध जीवित वस्तुओं से है। अतः अनुसंधानकर्ता को व्यक्ति की भावनाओं, उसकी इच्छाओं का ज्ञान साक्षात्कार द्वारा करना पड़ता है। तो पीवी यंग की डेफिनेशन जो है उसको स्पष्ट रूप से बताती है कि किस प्रकार से साक्षात्कार में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के जीवन के बारे में अधिक से अधिक जानने का प्रयास करता है। यानी अनुसंधानकर्ता किसी भी एक व्यक्ति के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है, साक्षात्कार के माध्यम से अधिक सूचनाएं प्राप्त करने का प्रयास करता है। ये पीवी यंग ने जो डेफिनेशन है वो अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च उसके अंदर दी थी। आपको ये किताब का नाम याद रखना ज़रूरी है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च। ये पीवी यंग की बुक थी जिसमें उन्होंने ये डेफिनेशन साक्षात्कार की दी है। वी.एम. पामर, इन्होंने कहा था कि साक्षात्कार दो व्यक्तियों के बीच एक सामाजिक स्थिति की रचना करता है। इसमें प्रयुक्त मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के अंतर्गत दोनों व्यक्तियों को परस्पर प्रति उत्तर देने पड़ते हैं। यानी साक्षात्कार में दो व्यक्ति होते हैं, एक साक्षात्कारकर्ता और एक साक्षात्कारदाता। दोनों के बीच में एक सोशल पोजीशन होती है, एक स्थिति होती है जिसके अंदर के दोनों व्यक्ति एक दूसरे को परस्पर उत्तर देते हैं। एक सवाल करता है और दूसरा उत्तर देता है, तो दोनों का कंबाइंड रोल उसके अंदर होता है। ये डेफिनेशन वी.एम. पामर ने अपनी पुस्तक फील्ड स्टडीज इन सोशियोलॉजी में दी। इसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है C.A. मोजर की। C.A. मोजर ने कहा कि औपचारिक साक्षात्कार जिसमें पूर्व निर्धारित प्रश्नों को पूछा जाता है तथा उत्तरों को प्रमाणीकृत रूप में संकलित किया जाता है, बड़े सर्वेक्षणों में निश्चित रूप से सामान्य है। यानी कि इस तरह के जो साक्षात्कार हैं वो बड़े बड़े सर्वेक्षण जो होते हैं, सर्वेज जो होते हैं, उसके अंदर एक जनरल होता है जिसके अंदर की जो पहले से डिसाइडेड क्वेश्चंस होते हैं उनको पूछा जाता है और फिर उसके बाद जो उत्तरदाता होता है वो साक्षात्कारदाता जो होता है वो उत्तर देता है और उनको इकट्ठा किया जाता है। इस प्रकार का साक्षात्कार औपचारिक साक्षात्कार कहलाता है क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन होते हैं वो प्री डिसाइडेड होते हैं और साक्षात्कारदाता कर्ता जो होता है वो उन्हीं सवालों को साक्षात्कारदाता से पूछता है। तो
तो इन डेफिनेशंस के आधार पर हम कुछ विशेषताएं बता सकते हैं कि साक्षात्कार के अंदर निम्नलिखित विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का वार्तालाप या निकट संपर्क, जो कि हमें इन डेफिनेशन से पता चला है कि 2 या 2 अधिक व्यक्ति जो हैं वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इस पद्धति के अंतर्गत साक्षात्कारकर्ता और साक्षात्कारदाता उन दोनों में आमने सामने के प्राथमिक संबंध स्थापित होते हैं। आपसी विचारों के आदान प्रदान का साक्षात्कार एक अच्छा साधन है, जिसके अंदर कि दोनों व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। साक्षात्कार किसी विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है तथा इस पद्धति द्वारा सामग्री का संकलन किया जाता है, क्योंकि हम एक विषय को लेकर, एक समस्या को लेकर अनुसंधान करते हैं और उस समस्या से संबंधित कुछ हमारे उद्देश्य होते हैं। उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हम उन उद्देश्यों से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं, उन उद्देश्यों से संबंधित साक्षात्कार करते हैं और उसके द्वारा जो सामग्री एकत्रित होती है उसको इकट्ठा करते हैं और उसके आधार पर रिजल्ट। जब हम साक्षात्कार के प्रकार की बात करते हैं तो साक्षात्कार को अनेक भागों में विभाजित किया जाता है और उसके लिए अलग अलग आधार हैं। सबसे पहले हम कार्यों के आधार पर वर्गीकरण की बात करें तो उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। कारण परीक्षक साक्षात्कार, डायग्नोस्टिक इंटरव्यू, उपचार साक्षात्कार, ट्रीटमेंट इंटरव्यू, अनुसंधान साक्षात्कार, रिसर्च इंटरव्यू। आपको साक्षात्कार के प्रकार जो हैं वो विशेष रूप से ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले कार्यों के आधार पर वर्गीकरण करते हैं कि किस प्रकार का कार्य किस साक्षात्कार से संपादित होता है। तो सबसे पहले है कारण परीक्षक साक्षात्कार। नाम से ही पता चल रहा है कि जब अनुसंधानकर्ता को किसी गंभीर घटना या समस्या के कारणों का पता लगाना होता है तो इस प्रकार का साक्षात्कार किया जाता है। अतः इस साक्षात्कार का मुख्य उद्देश्य समस्या के कारणों की खोज करना है। कारण परीक्षक यानी कि कारणों की खोज करना। कोई भी प्रॉब्लम है, अगर उसके कारणों की खोज करनी है तो उसे इस प्रकार का साक्षात्कार कहलाएगा, यानी कारण परीक्षक साक्षात्कार कहलाएगा। उपचार साक्षात्कार, अनुसंधानकर्ता समस्या के कारणों का पता लगाने के बाद उसके हल के लिए साक्षात्कार संचालित करता है। पहले वाले साक्षात्कार में हमने कारणों को पता लगाया, समस्या के क्या कारण होते हैं उनको पता लगाया, और दूसरे साक्षात्कार के अंदर हम उन कारणों का पता लगाने के बाद उपचार यानी कि सॉल्यूशन या ट्रीटमेंट निकालने के लिए साक्षात्कार करते हैं कि हमें कारण तो पता चल गए कि इस समस्या के ये कारण है, अब हमें ये जानना है कि इस समस्या का उपचार क्या हो सकता है। तो उस उपचार को जानने के लिए जो साक्षात्कार किया जाता है वो ट्रीटमेंट इंटरव्यू कहलाता है। ये समस्या के निवारण के लिए संबंधित व्यक्तियों, संस्थाओं, संगठनों जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षा संगठन से संपर्क स्थापित करके हल ढूंढता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोविड-19 की जो प्रॉब्लम है, हमने उसके कारण जानने के प्रयास किया। सबसे पहले कारण परीक्षक साक्षात्कार किया कि इसके रीजंस क्या हैं कि कोविड-19 के अंदर कोरोना की जो स्थितियां हैं उसके अंदर ये बीमारी का प्रसार कैसे होता है, किस प्रकार से कोरोना का प्रसार होता है, उसके कारण जानने की कोशिश की कि ये बेसिकली लोगों के कांटेक्ट में आने से होता है। तो जब हमें कारण पता चल गया कि किन किन कारणों से इस प्रकार का इस बीमारी का प्रसार होता है, उसके बाद हम उसके सॉल्यूशंस निकालने के लिए साक्षात्कार करते हैं, डॉक्टर्स वगैरह से मिलते हैं कि बेसिकली इसके क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो इसके अंदर डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, आप अपनी जो इम्यूनिटी है उसको स्ट्रॉन्ग करो, आप जो मास्क है उसको लगाओ। तो इस तरह के उपचार जो है वो हमारे इंटरव्यू के दौरान बाहर आए कि अगर आप इन सब सॉल्यूशंस को काम में लेते हैं, अगर आप इन सब प्रिकॉशंस को काम में लेते हैं तो आप उस बीमारी से बच सकते हैं। तो ट्रीटमेंट के लिए जो इंटरव्यू किया जाता है दैट इज ट्रीटमेंट इंटरव्यू। किसी भी समस्या के
उपचार के लिए जो साक्षात्कार किया जाता है वो उपचार साक्षात्कार कहलाता है। उसके बाद तीसरा है अनुसंधान साक्षात्कार, रिसर्च इंटरव्यू। गहन तथ्यों का पता लगाने के लिए जो साक्षात्कार आयोजित किए जाते हैं उसे अनुसंधान साक्षात्कार कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यक्ति के मनोभावों, मनोवृत्तियों और अभिरुचियों तथा इच्छाओं का पता लगाकर नए सामाजिक तथ्यों की खोज करनी होती है कि बेसिकली कोई भी व्यक्ति जो है उसके मनोभाव क्या है, उसकी इच्छाएं क्या हैं, उसकी सोच क्या है, उन सब का पता लगाकर नए सामाजिक तथ्यों की खोज की जाती है। नेक्स्ट है औपचारिकता के आधार पर वर्गीकरण। पहला था कार्यों के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा है औपचारिकता के आधार पर वर्गीकरण। औपचारिकता के आधार पर हम साक्षात्कार को दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। पहला है औपचारिक साक्षात्कार, फॉर्मल इंटरव्यू, और दूसरा है अनौपचारिक साक्षात्कार, इनफॉर्मल इंटरव्यू। औपचारिक साक्षात्कार जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इस साक्षात्कार को नियोजित साक्षात्कार भी कहते हैं और इसमें अनुसूची विधि को काम में लाया जाता है। अनुसूची विधि जो कि प्रश्नों की एक तालिका होती है जो हमारे विषय से संबंधित होती है, तो इसे हम नियोजित साक्षात्कार भी कह सकते हैं और इसके अंदर अनुसूची विधि को काम में लाया जाता है। साक्षात्कारकर्ता के पास अनुसूची में दिए गए पूर्व निर्मित प्रश्न होते हैं। विषय से संबंधित अनुसंधानकर्ता प्रश्नों की एक तालिका बनाता है, वो पूर्व निर्मित होता है और उसके उत्तर जो है वो सूचनादाता से प्राप्त करता है और सूचनादाता से प्राप्ति किए गए उत्तरों को नोट करता जाता है। इस प्रकार के साक्षात्कार में साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछने में स्वतंत्र नहीं होता, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, बाउंडेड होता है। उसके पास प्रश्न पहले से लिखे हुए होते हैं और उसे वही प्रश्न पूछने होते हैं, वह अपनी मर्जी से कोई भी नया प्रश्न नहीं पूछ सकता। इसलिए साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र नहीं होता। वह न तो नए प्रश्नों को पूछ सकता है और ना ही नए प्रश्नों को अनुसूची में जोड़ सकता है। इसलिए इस प्रकार के साक्षात्कार को हम लोग औपचारिक या नियंत्रित साक्षात्कार कहते हैं। दूसरा है अनौपचारिक साक्षात्कार। ऐसे साक्षात्कार को अनियंत्रित साक्षात्कार कहते हैं। औपचारिक को नियंत्रित साक्षात्कार कहते हैं और अनौपचारिक को अनियंत्रित साक्षात्कार कहते हैं। इसमें औपचारिक साक्षात्कार की भांति अनुसूची को तैयार नहीं किया जाता। साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कारदाता अपने विषय से संबंधित प्रश्न करता है जो उनका उत्तर वर्णन या कहानी के रूप में दे सकता है। इसमें घटनाओं एवं भावनाओं के वर्णन में काफी स्वतंत्रता रहती है। इस वर्णन के आधार पर साक्षात्कारकर्ता अपने निष्कर्ष निकालता है। यानी औपचारिक साक्षात्कार के अंदर इंटरव्यू करने वाला व्यक्ति इंटरव्यू देने वाले व्यक्ति से जो निर्धारित प्रश्न है उनके अलावा प्रश्न नहीं पूछ सकता। वो निर्धारित प्रश्न वो अनुसूची में तैयार करके ले जाता है, इसलिए इसे नियंत्रित साक्षात्कार कहते हैं। अनौपचारिक साक्षात्कार में साक्षात्कार करने वाला व्यक्ति साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति से किसी भी प्रकार के सवाल पूछ सकता है और उन सवालों के जवाब उत्तरदाता किसी कहानी के रूप में भी दे सकता है और उन जवाबों के आधार पर साक्षात्कारकर्ता अपने निष्कर्ष निकालता है। पहला हो गया हमारे कार्यों के आधार पर वर्गीकरण, दूसरा हुआ औपचारिकता के आधार पर वर्गीकरण और तीसरा है सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर वर्गीकरण कि बेसिकली हमें इंफॉर्मेशन देने वाले लोगों की संख्या कितनी है, उन लोगों की संख्या कितनी है जिनसे कि हम साक्षात्कार कर रहे हैं। तो इसे भी दो भागों में विभाजित किया जाता है, व्यक्तिगत साक्षात्कार और सामूहिक साक्षात्कार, पर्सनल इंटरव्यू एंड ग्रुप इंटरव्यू। पर्सनल इंटरव्यू
जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति से साक्षात्कार किया जाता है। साक्षात्कारकर्ता सूचनादाता से प्रश्न करता जाता है और वह उसका उत्तर एक एक करके देता जाता है। चूंकि एक बार में एक ही व्यक्ति से आमने सामने वार्तालाप होता है, अतः सूचनादाता को उत्तर देने में भी प्रेरणा मिलती रहती है, क्योंकि वन ऑन वन इंटरव्यू है, एक व्यक्ति से साक्षात्कार कर रहा है, तो उस कंडीशन में कोई दूसरे लोग हैं नहीं वहाँ पर, तो वो व्यक्ति जो है वो मोटिवेट होता रहता है साक्षात्कारकर्ता के प्रश्नों के जवाब देने के लिए। इसमें बहुत कुछ विश्वसनीय सूचनाएं प्राप्त होती हैं और आवश्यक प्रश्नों को छोड़कर उपयोगी और आवश्यक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इससे अनावश्यक प्रश्न जो होते हैं उनसे बचाव हो जाता है और कई बार व्यक्तिगत व संवेदनशील प्रश्नों के उत्तर पाने की भी संभावना बनी रहती है। लेकिन इस पद्धति के भी कुछ लिमिटेशंस हैं, कुछ सीमाएं हैं कि एक व्यक्ति से एक ही समय साक्षात्कार करने में समय अधिक खर्च होता है और इससे व्यक्तिगत अभिनति आने की संभावना भी बढ़ जाती है। पर्सनल जो बायस है वो बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि जब आप वन ऑन वन इंटरव्यू करते हैं तो उस दौरान हो सकता है कि आप उस व्यक्ति विशेष से साक्षात्कार करते हुए इमोशनली अटैच हो जाएं और फिर उसके बाद आप पक्षपात करने लगे, उसकी कुछ चीज़ों को छुपाने लगे, कुछ जो चीज़ें हैं नहीं उनको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताएं, तो उस कंडीशन में जो रियल इंफॉर्मेशन है वो नहीं मिल पाएगी। तो ये एक इसका डीमेरिट रहता है, इसकी जो सीमा है, लिमिटेशंस रहती हैं। दूसरी बात करते हैं हम सामूहिक साक्षात्कार की। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, समूह का साक्षात्कार, नॉट ओनली वन पर्सन, मोर देन वन पर्सन से जब आप साक्षात्कार करते हैं तो सामूहिक साक्षात्कार कहलाता है। यानी कि एक समय में एक से अधिक लोगों से साक्षात्कार किया जाता है। इसमें साक्षात्कारकर्ता बिना क्रम के भी प्रश्न पूछ सकता है। जरूरी नहीं है कि सीरियल ही सवाल पूछे, वन बाय वन ही पूछे, बिना क्रम के भी कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ सकता है और समूह के जितने भी लोग होते हैं उसमें से कोई भी व्यक्ति उत्तर देने के लिए स्वतंत्र रहता है। कुछ लोग एक साथ उत्तर देते हैं, कुछ संकेतों के द्वारा, कुछ हाव भाव के द्वारा, कुछ हाँ में हाँ मिलाते हैं। कभी कभी समुदाय का एक व्यक्ति भी अपना मत निश्चय रूप से व्यक्त करने की कोशिश करता है। ऐसी स्थिति भी आ सकती है जब किसी सदस्य विशेष द्वारा आलोचना या विरोध भी किया जाता है तो दूसरे कुछ सदस्य उसके पक्ष में समर्थन भी करते हैं। इस प्रकार से ये एक छोटी वाद विवाद सभा का निर्माण इसके अंदर हो जाता है, क्योंकि वन ऑन वन इंटरव्यू नहीं है, एक से अधिक लोग हैं तो उनके विचारों के अंदर डिफरेंसेस आ सकते हैं और उनमें अंतर आ सकता है, और जब विचारों में डिफरेंस आता है तो कहीं ना कहीं वाद विवाद की स्थिति बन जाती है। और ये रहता है कि सभी व्यक्ति जो हैं वो अपने अपने तरीके से अपने विचार प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। तो इसके मेरिट्स जो हैं, इसके जो लाभ हैं कि इसमें अधिक जनसंख्या में सामग्री संकलन का अच्छा साधन है। अगर हमारे पास पॉपुलेशन बड़ी है तो उस पॉपुलेशन से अगर हमें डाटा कलेक्ट करनी है, सूचना इकट्ठी करनी है, तो ये मेथड बहुत ही अच्छा रहता है। और चूंकि अधिक लोगों से साक्षात्कार किया जाता है अतः सूचना विश्वसनीय भी हो जाती है। किसी एक व्यक्ति की बात पे हो सकता है हमें विश्वास ना हो, लेकिन वही बात को हम ग्रुप के अंदर क्रॉस चेक करके देख सकते हैं कि वो सही है या गलत है, तो इससे उस सूचना की विश्वसनीयता जो है वो बढ़ जाती है। दूसरा, समय और धन दोनों की बचत होती है, क्योंकि एक साथ बहुत सारे लोगों से सूचनाएं प्राप्त हो जाती हैं और व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना भी कम रहती है, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं तो सभी लोगों से अटैचमेंट होने की पॉसिबिलिटीज़ कम होती है और दूसरे लोगों का ऑब्जर्वेशन भी आपके ऊपर रहता है, तो उस कंडीशन में भी आप पक्षपात से बचते हैं। लेकिन फिर भी इस पद्धति के भी कुछ, इस विधि के भी कुछ दोष हैं कि सभी प्रश्नों के उत्तर एक साथ सही नहीं दिए जा सकते। सभी जितने भी प्रश्न हैं
उनके उत्तर सब लोग व्यक्ति अपने अपने विचारों के अनुरूप देंगे, अपने अपने सोच के अनुरूप देंगे, तो सभी के उत्तर जो है वो एक साथ सही नहीं दिए जा सकते। और अगर मतभेद हो जाता है उस समूह के सदस्यों के अंदर तो कभी भी सही जानकारी नहीं मिल सकती, और ये छोटा मोटा विवाद कई बार संघर्ष का रूप भी धारण कर लेता है, और इसमें गोपनीयता का अभाव होता है, यानी जो व्यक्तिगत सूचनाएं हैं वो प्राप्त नहीं की जा सकती। अध्ययन पद्धति के आधार पर वर्गीकरण। अध्ययन पद्धति के आधार पर वर्गीकरण को भी हम 3 प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। अनिर्देशित साक्षात्कार, नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, केंद्रित साक्षात्कार, फोकस्ड इंटरव्यू, पुनरावृत्ति साक्षात्कार, रिपीटेटिव इंटरव्यू। अब सबसे पहले हम देखते हैं अनिर्देशित साक्षात्कार को, कि इसमें हम किस प्रकार की अध्ययन पद्धति जो है, रिसर्च मेथड को हम काम में लेंगे, स्टडी मेथड को काम में लेंगे। तो सबसे पहला है अनिर्देशित साक्षात्कार। इस साक्षात्कार को अव्यवस्थित या असंचालित साक्षात्कार की भी संज्ञा दी जा सकती है। साक्षात्कारकर्ता कोई कठिन या गंभीर समस्या रख सकता है जिसका उत्तर उत्तरदाता कहानी या लंबे विवरण के रूप में दे सकता है। साक्षात्कारकर्ता प्रश्न पूछने में स्वतंत्र होता है, परंतु सूचनादाता को बीच बीच में टोकता नहीं है। जब उत्तरदाता अपनी ओर से जवाब दे देता है, उसके तुरंत बाद साक्षात्कारकर्ता अपना प्रश्न रखता है। इस प्रकार बिना पूर्व नियोजित प्रश्नों के साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों को पूछकर विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करता है। इस प्रकार के साक्षात्कार के अंदर साक्षात्कारदाता और साक्षात्कारकर्ता के अपने अपने मुख्य विषय से भटकने की आशंका बनी रहती है। ये साक्षात्कार मनोवैज्ञानिक अध्ययनों में अधिक उपयोगी होता है। यानी इस प्रकार के साक्षात्कार में किसी भी प्रकार का कोई डायरेक्शन नहीं होता, नॉन डायरेक्टिव होता है। किसी भी प्रकार की डायरेक्शंस आपको नहीं दी जाती हैं। साक्षात्कारकर्ता कहीं से भी कोई भी सवाल पूछ लेता है, उत्तरदाता किसी भी प्रकार से उसका जवाब दे देता है। तो इस कंडीशन के अंदर दोनों के अपने विषय से भटकने की आशंका बनी रहती। बेसिकली इस प्रकार के जो साक्षात्कार होते हैं वो साइकोलॉजिकल स्टडीज़ के अंदर ज़्यादा काम में आते हैं। किसी भी व्यक्ति की मानसिक दशा को समझने के अंदर ज़्यादा काम में आते हैं। नेक्स्ट है केंद्रित साक्षात्कार, फोकस्ड इंटरव्यू। इसमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये फोकस्ड होगा। इस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट मर्टन ने किया था। ये ध्यान रखने की बात है कि फोकस्ड इंटरव्यू का प्रयोग सबसे पहले रॉबर्ट मर्टन ने किया था। उन्होंने रेडियो, फिल्म तथा संदेशवाहक के साधनों का प्रभाव जानने के लिए इसका प्रयोग किया, कि रेडियो का, किसी मूवी का या कोई भी जो संदेशवाहक के साधन है, चाहे वो पत्र है, टेलीग्राम है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है। उस प्रभाव को जानने के लिए इन्होंने केंद्रित साक्षात्कार विधि को काम में लिया था। इसमें शर्त यह है कि साक्षात्कारदाता पहले से किसी विशेष परिस्थिति में जो अनुसंधान का विषय है रह चुका हो। ये ज़रूरी होता है कि साक्षात्कारदाता, जो आपको जवाब देने वाला व्यक्ति है, वो पहले उस विशेष परिस्थिति में रह चुका हो जो कि हमारे अनुसंधान का विषय है। उदाहरण के लिए रेडियो का सुनना। अगर साक्षात्कारदाता ये जानना चाहता है कि रेडियो का किसी व्यक्ति के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, तो साक्षात्कारकर्ता अपना ध्यान इस बात पर केंद्रित करता है कि उस परिस्थिति या घटना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा। जो साक्षात्कार देने वाला है वो उस चीज़ को, उस परिस्थिति या उस घटना को रिवाइज करने की कोशिश करता है कि रेडियो का उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर वो रेडियो सुनता है तो उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। साक्षात्कारकर्ता उस घटना
या परिस्थिति के प्रभाव का अध्ययन कर लेता है, वह साक्षात्कार अधिक स्वतंत्र होता है। इस प्रकार जो साक्षात्कार होता है वो अधिक स्वतंत्र होता है और साक्षात्कारकर्ता जो है वो उस घटना या परिस्थिति के प्रभाव का अध्ययन कर लेता है। बेसिकली इस प्रकार का जो साक्षात्कार होता है वो किसी विषय विशेष पर केंद्रित होता है, फोकस्ड होता है और उस विषय के अंदर उस विषय से प्रभावित जो लोग होते हैं उनका इंटरव्यू करके उस वस्तु के प्रभाव को जानने का प्रयास करता है। जैसे कि अभी ऑनलाइन टीचिंग के प्रभाव को अगर हमें जानना है तो जो स्टूडेंट्स या जो टीचर्स इससे जुड़े हुए हैं अगर उनसे पूछा जाए उसके प्रभाव का तो वो उसके प्रभाव का ज़्यादा अच्छे से जानकारी दे सकते हैं। तो वी आर फोकस्ड, यहाँ पर हम फोकस है ऑनलाइन एजुकेशन के प्रभाव का। तो जो ऑनलाइन एजुकेशन है उसका प्रभाव क्या पड़ा, इसको साक्षात्कारकर्ता जो है वो उस घटना या परिस्थितियों के माध्यम से उस प्रभाव को जानने का प्रयास करता है। पुनरावृत्ति साक्षात्कार, रिपीटेटिव इंटरव्यू, इस पद्धति का प्रयोग लेजर्सफील्ड ने किया था। केंद्रित साक्षात्कार पद्धति का प्रयोग रॉबर्ट मर्टन ने किया था। रॉबर्ट मर्टन एंड पुनरावृत्ति साक्षात्कार का प्रयोग लेजर्सफील्ड ने किया था। ये साक्षात्कार समाज में परिवर्तन के प्रभावों का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि समाज एक परिवर्तनशील व्यवस्था है, समाज में परिवर्तन होता रहता है। तो हमें ये देखना है कि समाज में परिवर्तन के क्या प्रभाव पड़ते हैं। जैसे जैसे समाज बदलता है वैसे वैसे समाज पर उस बदलाव के क्या प्रभाव पड़ते हैं। इन प्रभावों के अध्ययन के लिए एक साक्षात्कार पर्याप्त नहीं होता, अतः साक्षात्कार को बार बार दोहराया जाता है, इसलिए हम इसे पुनरावृत्ति साक्षात्कार कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कस्बे या गांव में शिक्षा व्यवस्था का प्रभाव जानने के लिए बार बार साक्षात्कार किए जाएंगे, क्योंकि शिक्षा का प्रभाव एकदम से नहीं पड़ता। इनिशियल के अंदर अगर हमने किसी रिमोट एरिया में, किसी गांव में एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया तो हमने पहले साल जाकर देखा कि क्या प्रभाव पड़ा स्कूल खोलने से, वहाँ के एजुकेशन पे क्या प्रभाव पड़ा, बच्चों का कितना स्कूल के अंदर एडमिशन हुआ, कितने बच्चों ने पढ़ना शुरू किया, क्या गांव के लोगों की सोच में परिवर्तन आया। ये हमें फर्स्ट ईयर इतने अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं होगी। फिर हम सेकेंड ईयर फिर जाएंगे, फिर उसके बाद स्टडी करेंगे। तो इस प्रकार से अगर हमें उसके प्रभाव को जानना है तो उसके लिए सिर्फ एक साक्षात्कार जो है वो पर्याप्त नहीं होगा, उसके लिए हमें बार बार साक्षात्कार करना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार के साक्षात्कार को हम पुनरावृत्ति साक्षात्कार कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि साक्षात्कार जो है उसको 4 आधारों पर विभाजित किया गया: कार्य के आधार पर, औपचारिकता के आधार पर, सूचनादाताओं की संख्या के आधार पर और अध्ययन पद्धति के आधार पर। तो इस प्रकार से साक्षात्कार जो है उसको हमने विभिन्न आधारों पर समझने का प्रयास किया कि किस प्रकार से हर आधार में साक्षात्कार को विभाजित किया गया है। अब साक्षात्कार के कुछ गुण और उसकी सीमाएं भी हैं, क्योंकि हर पद्धति के अपने गुण और दोष होते हैं, वैसे ही साक्षात्कार के भी कुछ गुण और दोष होते हैं। तो साक्षात्कार के गुणों की अगर हम बात करते हैं तो साक्षात्कार में समस्याओं की छानबीन एवं गहराई के लिए ये एक विश्वसनीय पद्धति है और साक्षात्कार द्वारा विषय से संबंधित लगभग सभी प्रकार की सामग्री का संकलन किया जा सकता है। साक्षात्कार द्वारा मनोवैज्ञानिक अध्ययन आसानी से हो सकता है। साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचनाओं की प्रामाणिकता सिद्ध की जा सकती है और इसमें परस्पर बातचीत से कुछ नए तथ्य भी सामने आते हैं। साक्षात्कार द्वारा शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्रकार के लोगों से सूचनाएं प्राप्त की जा सकती हैं। अब अगर हम इसके दोष की बात करें तो दोनों के अंदर साक्षात्कारकर्ता और दाता दोनों के व्यक्तिगत पक्षपात का समावेश होने की संभावना रहती है। पक्षपात होने की संभावना इसके अंदर ज़्यादा रहती है।
इसमें असत्य और अतिशयोक्तिपूर्ण बातें कहने के अवसर अधिक होते हैं, क्योंकि साक्षात्कारदाता अपनी बात को कहानी के रूप में पेश करता है, इसलिए वह अपनी बातों को बढ़ा चढ़ा के भी बता सकता है और हमें उसे बढ़ा चढ़ा के बताने का मौका उसको मिल जाता है, जिससे कि हम रोक नहीं पाते। इस पद्धति द्वारा प्राप्त सामग्री प्राय कम विश्वसनीय होती है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो व्यक्ति साक्षात्कार में बता रहा है वो सही ही हो, इसलिए ये कम विश्वसनीय होती है। प्रश्नकर्ता को पूर्णतया उत्तरदाता की दया पर निर्भर रहना पड़ता है कि अगर उत्तरदाता जवाब देता है तो सही है, नहीं देता तो प्रश्नकर्ता या अनुसंधानकर्ता के लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, इसलिए वह पूरी तरह से उत्तरदाता के ऊपर निर्भर रहता है। अतः उस द्वारा दी गई गलत सूचना कभी कभी खतरनाक सिद्ध भी हो जाती है, क्योंकि अगर वो ढंग से जवाब नहीं देता है तो उसकी जो गलत सूचना है वो आपके पूरे निष्कर्ष को बदल देती है। दूसरा, उत्तरदाता के प्रभावशाली व्यक्तित्व का प्रभाव साक्षात्कारकर्ता पर भी पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में वह हीन भावना में दब जाता है और वह उसकी केवल हाँ में हाँ या ना में ना मिलाता जाता है कि उत्तरदाता जो है, अगर वो प्रभावशाली व्यक्ति है, कोई बड़ा जाना माना व्यक्ति है और उसका अगर कोई अनुसंधान करता साक्षात्कार करने के लिए जाता है तो कई बार वह हीन भावना से ग्रसित भी हो जाता है और उस कंडीशन में वह सही ढंग से डाटा कलेक्ट नहीं कर पाता। इस पद्धति में समय भी अधिक खर्च होता है। वन इंटरव्यू से साक्षात्कार करने में ज़्यादा समय लगता है और जब बड़े बड़े उत्तर सुनाने को मिलते हैं, जब वर्णनात्मक उत्तर सुनने के अंदर भी बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। एक कुशल, सुयोग्य, मनोवैज्ञानिक और चतुर अनुसंधानकर्ता को ढूंढना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जिस अनुसंधानकर्ता में ये गुण नहीं पाए जाते वह सफल साक्षात्कार नहीं कर सकता।